हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भ्रंश। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे थे भू संचलन। तो भू संचलन में जिसमें हमने अंतर्जात बल देखा था और बहिर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात बल में हमने क्या देखा था, एक होता है पटल विरूपणकारी बल और एक होता है आकस्मिक बल। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा, वलन और भ्रंश पढ़ रहे थे। तो हमने वलन क्या होता है, वलन की संरचना कैसे होती है और वलन के कितने प्रकार है, इसके बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे विभंग और भ्रंश के प्रकार। ठीक है, विभंग क्या है और भ्रंश क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, भ्रंश की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, विभंग जो होता है कि जब भूपटल पर जो अंतर्जात शक्तियाँ होती है, ठीक है, भूपटल पर जब अंतर्जात शक्तियाँ, जब भूपटल पर तनाव अधिक हो जाता है, ठीक है, तो जब तनाव एक सामान्य तनाव रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि चट्टानों में दरार पड़ते हैं। ठीक है, जब सामान्य तनाव जब होता है, जैसे कि दो चट्टानें हैं, दो चट्टानों के बीच, चट्टानों में अगर तनाव हुआ लेकिन वो तनाव सामान्य है तो उसमें क्या होता है, बीच में एक दरार आ जाता है। लेकिन जब वो तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है तनाव, तब क्या होता है कि चट्टानें जो है अपनी जगह से टूट जाती। जैसे कि ये चट्टान है तो यहाँ पे मानते हैं इस साइड से तनाव लग रहा है, इस साइड से, दोनों में तनाव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चट्टानों में क्या होगा कि ये दरार पड़ जाएगी। लेकिन जब ये तनाव अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि चट्टानों का स्थानांतरण हो जाएगा। तो जब चट्टानों का स्थानांतरण कैसे होगा, ये चट्टान इधर खिसक जाएगी और ये चट्टान इधर खिसक जाएगी, तो इसे कहते हैं चट्टानों का स्थानांतरण। तो जब चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तनाव का अधिक होने से, लेकिन वो स्थानांतरण छोटे पैमाने पर होता है, छोटे हिस्से पर होता है, तो उसे कहते हैं विभंग। ठीक है, जब चट्टानों का स्थानांतरण छोटे स्तर पर होता है तो उसे कहते हैं विभंग। जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो स्थानांतरण होता है ये और भी ज़्यादा और भी बड़े स्तर पर हो जाता है। तो जब इस चट्टानों का स्थानांतरण बड़े स्तर पर होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश। ठीक है, तो जब चट्टानों का स्थानांतरण बड़े स्तर पर होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश। अब हम देख लेते हैं कि भ्रंश की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो भ्रंश की जो संरचना है तो इसमें होता है विभंग तल, ठीक है, या भ्रंश तल जिसे कहते हैं। और उसके बाद तो देखिए, विभंग तल या भ्रंश तल क्या होता है, विभंग तल वो सतह होती है, विभंग तल या भ्रंश तल। ठीक है, हम दोनों कह सकते हैं, विभंग छोटे स्तर पर, भ्रंश बड़े स्तर पर। तो विभंग या भ्रंश तल वो ऐसा तल है, उस तल को कहते हैं, उस सतह को कहते हैं जिसके सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है। तो उस सतह को क्या कहते हैं, विभंग तल या भ्रंश तल। ठीक है, और ये जो संचलन होता है ये लंबवत भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है, वक्राकार, या किसी भी प्रकार से ये जो स्थानांतरण होता है ये हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा भ्रंश नति, कि भ्रंश नति क्या होता है। तो भ्रंश नति जो है, तो भ्रंश और क्षैतिज तल के बीच के कोण को विभंग तल की नति या भ्रंश नति कहते हैं। यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, ये क्षैतिज कोण जो बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश नति कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज तल के बीच में, भ्रंश में और क्षैतिज तल के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश नति कहते हैं। उत्क्षेपित खंड किसे कहते हैं, तो देखिए इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपात पार्श्व भी कहते हैं और इसे उत्क्षेपित खंड भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपात खंड। देखिए इसे ऊर्ध्वपात खंड भी कहते हैं, उत्क्षेपित खंड भी कहते हैं, या ऊर्ध्वपात पार्श्व भी कहते हैं। तो भ्रंश तल के दूसरी ओर के खंड की जो देखिए, जो जैसे ये भ्रंश हुआ तो यहाँ पे जो ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है, यानी कि ये जो ऊंचा उठ गया है भाग, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपात खंड या उत्क्षेपित खंड या ऊर्ध्वपात पार्श्व। अब अधक्षेपित खंड क्या होता है, या अधक्षेपित खंड उसे कहते हैं जो भ्रंश का नीचे धंसा हुआ जो भाग होता है, ये वाला जो नीचे धंस जाता है उसे अधक्षेपित खंड कहते हैं। जो ऊपर उठ जाता है उसे उत्क्षेपित खंड कहते हैं। ठीक है,
अब आता है शीर्ष भित्ति। शीर्ष भित्ति कैसे किसे कहते हैं? भ्रंश की जो ऊपरी दीवार होती है, ये दीवार ये जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष भित्ति कहते हैं। ये ऊपरी दीवार है, इसे हम शीर्ष भित्ति कहते हैं। उसके बाद फुट वॉल किसे कहते हैं? पाद भित्ति। तो भ्रंश की जो निचली दीवार होती है ये, इसे हम क्या कहते हैं? पाद भित्ति या फुट वॉल। उसके बाद आता है भ्रंश कगार किसे कहते हैं? तो भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को क्या कहते हैं? भ्रंश कगार। इससे ये जो ढाल यहाँ पे खड़ा हुआ, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भ्रंश जब होता है तो ये कगार उतने ज़्यादा गहरे, उतने ज़्यादा खड़े नहीं होते, ढाल नहीं होते, लेकिन अपरदन के कारण ये ढाल जो है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो होता है ये ढाल और ज़्यादा खड़े हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये तो था भ्रंश की संरचना। अब हम देख लेते हैं भ्रंश के प्रकार। तो भ्रंश के कितने प्रकार होते हैं? तो होता है सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्वी या नतिलंबी भ्रंश, सरपन भ्रंश, नतिलंबी सरपन भ्रंश उसको कहते हैं, और सोपानी भ्रंश, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिफ्ट घाटी, ग्राबेन और हॉर्ट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भ्रंश के प्रकार कि भ्रंश के कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो प्रकार है इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सामान्य भ्रंश क्या होता है कि चट्टानों के दोनों ओर जब तनाव बढ़ता है, ठीक है, तो चट्टान में दरार पड़ जाती है और एक चट्टान जो है वो खिसक जाती है। चट्टानें जो है विपरीत दिशा में खिसक जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भ्रंश कहते हैं। ये जो सामान्य भ्रंश होता है तो इसमें जो कगार भ्रंश कगार बनते हैं ये खड़े ढाल वाले बनते हैं, ठीक है। और भ्रंश कगार की जो ऊंचाई होती है वो कुछ मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। इसमें जो कगार बनते हैं वो यानी कि ये जो खड़ा ढाल बनता है वो कुछ मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक बनता है, लेकिन इसका वास्तविक ऊंचाई है उसका पता लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें क्या होता है अपरदन के द्वारा भी ह्रास हो जाता है कि इसकी जो ऊंचाई होती है, ठीक है, ऊंचाई वो कितनी है उसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें अपरदन की जो क्रिया है वो चलती रहती है। अब हम देख लेते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। जब दोनों चट्टानें एक दूसरे के आमने सामने खिसकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस क्रिया को उत्क्रम भ्रंश भी कहते हैं, ठीक है। ये जो क्रिया होती है इसको उत्क्रम भ्रंश भी कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में क्या होता है कि चट्टान जो है वो दूसरे पर चढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पार्श्वी या नतिलम, या इसको सरपन भ्रंश भी कहते हैं। तो क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं या नतिलंबी भ्रंश कहते हैं, ठीक है। देखिए जब चट्टानों का जो संचलन है वो क्षैतिज दिशा में हो जाता है, ठीक है, मतलब चट्टान ना तो विपरीत दिशा में खिसकती है ना आमने सामने खिसकती है, बल्कि एक दूसरे की क्षैतिज गति करती है, संचलित होती है, तब इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्वी या नतिलंबी सरपन भ्रंश, ठीक है। और इस भ्रंश में क्या होता है कि कभी कभी कगार का जो निर्माण होता है वो हो ही नहीं पाता, कगार कभी नहीं बन, और इसका रीज़न ये है कि दो चट्टानें तो वो एक दूसरे के क्षैतिज गति कर गई, क्योंकि जब ये जो दोनों चट्टानें जब एक दूसरे से अलग होंगी या एक दूसरे के पास आएंगी तब कगार का निर्माण होगा, लेकिन ये एक दूसरे से सट कर ही क्या गति कर रही है, तो इस वजह से क्या होता है कभी कभी इसमें कगार का निर्माण नहीं हो पाता है, और अगर निर्माण हुआ भी तो बहुत छोटा होता है, बहुत कम ऊंचाई का होता है। जब जो शैलखंड होते हैं या जब चट्टानें होती है उनका संचलन बाईं ओर होता है तब उसे हम सिनिस्ट्रल भ्रंश कहते हैं। जबकि चट्टानों का जो संचलन है वो दाईं ओर होता है तब हम उसे डेक्स्ट्रल भ्रंश कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सोपानी भ्रंश किसे कहते हैं। सोपानी भ्रंश में क्या होता है कि जब किसी भूभाग में कई भ्रंश का निर्माण इस प्रकार होता है कि सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में हो, जैसे कि ये जो ढाल है यहाँ पे ये जो ढाल है ये सारा एक ही दिशा में है, सारे के सारे बाईं ओर है, ठीक है, या सारे के सारे दाईं ओर होंगे या सारे के सारे बाईं ओर होंगे, लेकिन ढाल जो है वो एक ही दिशा में होगी, सारा का ढाल एक ही दिशा में होगा,
तब हम उसे क्या कहते हैं, सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश। क्योंकि ये एक सीढ़ी के आकार का बन जाता है, इसलिए हम इसे सोपानी भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। सीढ़ीदार भ्रंश, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भ्रंश द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो वो स्थलाकृतियाँ कैसी होती हैं। भ्रंश के द्वारा क्या होता है कि बहुत तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो उसमें से कुछ स्थलाकृतियाँ जो प्रमुख है वो है हॉर्स, ग्राबेन और रिफ्ट घाटी। क्या, रिफ्ट घाटी, ठीक है। जब भ्रंश की क्रिया जब होती है तो कुछ स्थलखंड ऊपर उठ जाते हैं, कुछ स्थलखंड नीचे धंस जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि बहुत सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इनमें क्या होता है, हॉर्स, ग्राबेन और रिफ्ट घाटी जैसी आकृतियों का निर्माण होता है। तो इनमें सबसे प्रमुख है रिफ्ट घाटी। तो देखिए, रिफ्ट घाटी जो होती है कि किसी भी स्थान पर जब सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है। ये जो बीच का भाग है ये नीचे धंस जाता है, और इसमें क्या होता है कि किसी घाटी या बेसिन का निर्माण हो जाता है। तब हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं या ग्राबेन कहते हैं, ठीक है। जो बीच का जो भाग है ये नीचे जब धंस जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो रिफ्ट घाटी और ग्राबेन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है जिसको हम नहीं भी कह सकते हैं। और वो ये है कि ग्राबेन छोटा होता है, रिफ्ट घाटी बड़ी होती है। लेकिन जगह जैसा जगह होता है, स्थान के आधार पर इस आकृति को हम कहीं पे ग्राबेन कहते हैं और कहीं पे रिफ्ट घाटी कहते हैं। इस स्थान के आधार पर इसके नाम में चेंजिंग आता है, कहीं पे ग्राबेन, कहीं पे रिफ्ट घाटी, ठीक है। हमें राइन नदी जो है वो रिफ्ट घाटी का बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। और ये कहाँ बहती है, तो ये जर्मनी के बिंजेन नगर और बसेल के बीच में बहती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 32 किलोमीटर है। वो वर्ल्ड का सबसे लंबा रिफ्ट घाटी है, जो कि कहाँ से, जॉर्डन नदी की घाटी और लाल सागर के बेसिन में होते हुए जेमजी नदी तक है, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है उस घाटी की, तो 4800 किलोमीटर है। और रिफ्ट घाटी का एक और उदाहरण है दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली, ठीक है। ये भी रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का एक प्रमुख उदाहरण है। एशिया का मृत सागर, और जिसका तल जो है वो सागर से 866 मीटर नीचे है। जॉर्डन घाटी की जो सतह है वो सागर तल से 433 मीटर नीचे है, ठीक है। और भारत में भी ये बोला जाता है कि जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट घाटी का ही एक उदाहरण है, लेकिन इसे अभी कंफर्म नहीं किया गया है। ये अभी भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं किया गया है कि जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट घाटी का ही एक उदाहरण है, ठीक है। और हॉर्स जो होता है उसमें क्या होता है, हॉर्स में क्या होता है कि दो स्थलखंड या दो चट्टानें नीचे धंस जाती है और जो बीच की चट्टान होती है वो ऊपर उठ जाती है, उस स्थलाकृति को हम हॉर्स कहते हैं। तो ये था हमारा भू संचलन का चैप्टर, जिसमें हमने वलन पढ़ा, समवलन पढ़ा, विभंग पढ़ा, भ्रंश पढ़ा। अब देखिए एक और छूट रहा, बहिर्जात बल। अब हम देख लेते हैं बहिर्जात बल किसे कहते हैं। बहिर्जात बल क्या होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती है। तो बहिर्जात बल में क्या होता है, भूपटल पर जो प्रमुख कार्य होता है वो अनाच्छादन होता है। और अनाच्छादन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। तो अपक्षय किसे कहते हैं, तो चट्टानों का विघटन या वियोजन और विघटित पदार्थों का परिवहन नहीं होता है। जो भी चट्टानें टूटती है उनका परिवहन नहीं होता है, ठीक है। और ये विघटित क्यों हो जाती है, चट्टानें विघटित क्यों होती है, इसका कारण है तापमान, वर्षा का जल, तुषार, वनस्पति, जंतु और मानव, इसका कारण है, ठीक है। अपर्दन का कारण है, अपर्दन क्या होता है कि चट्टानों का टूटना फूटना और इनका परिवहन। जब चट्टानें टूट फूट जाती है तो इनका जो परिवहन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन। अपर्दन जो है वो बहुत से कारणों से हो सकता है,
इसमें है परिहिमानी, नदी, हिमनद, पवन, भूमिगत जल, सागरीय लहरें। बहुत से प्रकार हैं अपर्दन के, बहुत से कारणों से अपर्दन होता है। तो ये जो अपर्दन और अपक्षय है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला एक इसका नया टॉपिक होगा, ठीक। अपर्दन और अपक्षय हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भ्रंश किसे कहते हैं और भ्रंश के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ कैसी होती है, भ्रंश की स्थलाकृति कैसी होती है, भ्रंश के प्रकार कितने हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। कहीं पर डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर।